हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर नजर। हमारी चल रही है धमाकेदार आरंभ सीरीज और पहला चैप्टर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का स्टार्ट कर चुके हैं हम। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाँ थ्योरी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं कि सर ये बच्चे को थ्योरी फील आए। सर दिस इज द फाउंडेशन हमारे अपने अकाउंट्स का। तो बहुत बेहतरीन से मचा रहे हैं, बढ़िया से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक छोटी छोटी चीजें, आपको अकाउंट्स के बारे में क्या होती है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, प्रिंसिपल, एक एक प्रिंसिपल बढ़िया से समझा दिया है। बट आज है हमारा यूनिट 1.3 बोलो या थर्ड यूनिट, और अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करने वाले हैं। क्या होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैसे छोटा सा यूनिट है, मैंने सोचा कि मैं से यूनिट इस वाले के साथ में एक और यूनिट कवर कर लूं, पर मेरा मन है कि सर एक यूनिट है, इसको यहीं खत्म करते हैं, अगले वाले यूनिट में फिर अगले वाली क्लास में काम करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, मतलब हम केवल अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको खत्म करने वाले हैं। बट जो भी है, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बाबू आज का लेक्चर। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन अकाउंटिंग पॉलिसी की मेन कहानी से। देखो बहुत छोटा सा यूनिट है और मेरी बात समझना, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर ट्रू एंड फॉल्स हर बार बनता है। मतलब ऑलमोस्ट कई बार एग्जाम में इससे एक ट्रू एंड फॉल्स आ चुका है, मतलब 2 नंबर की वेटेज तो रखता है सर। 2 नंबर सर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब हमारे लिए चाहे वो 1 हो या 2 हो, हम जान ले भी सकते हैं और मेरे बच्चे जान दे भी सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अकाउंटिंग पॉलिसी की कहानी। और बेसिकली अभी हम एग्जाम से ऐसा थोड़ी ना सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ना है अपने को, अकाउंट्स तो हमारे ब्लड में होनी चाहिए। तो अकाउंट्स की हर एक चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो बातें करता हूं बंद, काम करता हूं शुरू। पहले आपको अकाउंटिंग पॉलिसी की थोड़ी मीनिंग बताता हूं, क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो मेरी बात समझो सर, हम जब भी किसी भी बिजनेस की, कोई भी बिजनेस है मेरा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो मेरा बिजनेस, हम बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन निकालने के लिए बार बार मैं यही बात बोलता हूं, हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले तो उसके अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम करते हैं तो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम, कि जो भी हमारी प्रोसेस है अकाउंटिंग, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट वगैरह वगैरह, और प्रेजेंट करते टाइम, प्रेजेंटेशन मतलब शेड्यूल, जैसे शेड्यूल 3 हमें एक फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट पीएनएल का, उसको प्रेजेंट करते टाइम हम कई चीजें, कई ऐसी अकाउंटिंग रूल्स हैं, या मैं बोलूं स्टैंडर्ड हैं, मेथड्स बोल दो, प्रिंसिपल्स बोल दो, जो हमें लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताऊं, मैं लिटरली एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे, हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं, आप मेरी क्लासेस में आओगे, चलो यूट्यूब ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में आओ या फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस अगर करते हो आप, तो हमने अपने क्लास के बाहर एक रूल एंड रेगुलेशन की बुकलेट लगा रखी है कि भैया क्लास में जब आप बैठोगे तो आपके फोन साइलेंट होने चाहिए, आपका एक सिंपल ड्रेस कोड होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके पास अपनी 2 कॉपियां होनी चाहिए, आपके पास अपने बुक होनी चाहिए जो आपको मिली है मेरी तरफ से, वट एवर, ये सारे हमने एक रूल्स की लिस्ट बना रखी है। तो बच्चे मेरे बाबू, इस पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट को अगर मैं एक नाम में बोल दूं तो उसे बोलते हैं पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? पॉलिसीज। दैट इज माय पॉलिसी, दिस इज माय इंस्टीट्यूट पॉलिसी, दिस इज माय कंपनी पॉलिसी, दिस इज माय वट। क्लियर है? अब मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है या प्रेजेंट करनी है, बनानी है, प्रिपेयर करनी है या उन्हें प्रेजेंट करनी है, तो जो भी मेथड्स या प्रिंसिपल्स जो भी आपने अप्लाई किए हैं इन्हें बनाने में बेटा, उनके एक गुच्छे को, उनके एक सेट को, उनके ग्रुप को, वो जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल या मेथड्स लगाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में या प्रेजेंट करने में, उन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स मेथड के सेट को हम प्यार से क्या बोलते हैं पूरे अकाउंट्स में? अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको पहली बात मीनिंग क्लियर हुई होगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? एक सेट होता है जिसमें जो भी प्रिंसिपल या उनको लगाने के लिए मेथड्स लगाए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम या प्रेजेंट करते टाइम। बहुत बढ़िया बेटा, फ्यूचर में आओ कभी सीए इंटर में, तब आप इस पे पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे। AS1 नाम ही है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, पर वो बात करेंगे इंटर में। अभी के लिए बहुत थोड़ी सी बात करी मैंने। आजा बेटा एक बार डेफिनेशन पढ़ाता हूं, पढ़ के देख।
अगर डेफिनेशन पढ़ेगा तो बेटा ये डेफिनेशन तुझे याद होनी चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ डैश कर देगा, कहेगा ये क्या है और एक पूरी कहानी लिख देगा, और फिर वो कुछ भी एग्जांपल या कुछ भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, अजम्पशन कुछ भी डाल देगा, तो तुझे बताना होगा ट्रू या फॉल्स है। तो भाई ध्यान से देख, कहता है उल्टा पढ़ो उसे, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम या प्रेजेंट करते टाइम जो भी मैथड्स या जो भी प्रिंसिपल इनको लगाने के लिए जो मेथड्स हैं आपने यूज करें, उन स्पेसिफिक प्रिंसिपल और मेथड्स को हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगर मैं डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ूं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या उन प्रिंसिपल को लगाने में जो मेथड लगाए गए हैं इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कुछ एग्जांपल्स दो, सर एग्जाम्पल दो। जैसे आप अपने जो भी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, आप इसे फ्यूचर में वैल्यू निकालोगे कि हमारे पास जो स्टॉक बचा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, और उसको निकालने के कई सारे मेथड है, जैसे फीफो, जैसे कि लीफो, जैसे कि लीफो, जैसे कि वेटेड एवरेज, जैसे कि सिंपल एवरेज, फलाना डिकाना। बात समझ आ रही है, क्लियर है। आपने कई और भी पढ़े होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के भी रूल हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे, सब आप पढ़ोगे। जैसे गुडविल निकालने के भैया आपका रूल आ जाता है एवरेज मेथड, कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, फलाना डिकाना डिकाना, बोलो हाँ है ना। ये सब आप आगे जाके जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, जैसे जैसे सी इंटर में जाओगे, जैसे जैसे अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ोगे, वैसे वैसे कई सारे आपके सामने आएंगे कि भाई आपके पास ये मेथड है, ये वाला तरीका है, ये वाला तरीका, ये वाला। अब हर कंपनी, हर बिजनेस क्या सारे तरीके फॉलो कर रहा होगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं कुछ और तरीके फॉलो कर रहा हूँ। मान लो मैंने कहा मैं फीफो फॉलो करूंगा, उसमें सुपर प्रॉफिट फॉलो करूंगा, उसमें कुछ और फॉलो करूंगा, दूसरा बिजनेस कुछ और करेगा, तो मेरी पॉलिसीज अलग है, उसकी पॉलिसीज अलग है। तो इन सबको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, फ्यूचर में सब निकालोगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, डन। कह रहा है ये लिस्ट आपकी जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, जो लिखा है इतनी नहीं है, बहुत है इसमें, ये तो इलस्ट्रेशन है भाई। जैसे जैसे आप सीए इंटर, सीए फाइनल में पढ़ोगे मेरे बाबू, तब तब आप अपने और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, और कोई सारी आपको अकाउंटिंग मेथड्स नजर आएंगे जिनको आपके पास ऑप्शन आएंगे, ये लगाना है या ये लगाना है। तो जो जो मेथड आप सिलेक्ट करते जाओगे, जो जो प्रिंसिपल आप सिलेक्ट करते जाओगे, उन सबको हम एक नाम में आपके बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब एक दिक्कत है सर, एक पॉइंट यहाँ पे आता है, कहता है भैया ये पॉलिसीज क्यों चाहिए? देखना ध्यान से, कह रहा हमें जब पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं, हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हैं बेटा, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हो, जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हो तो याद रखना आप तीन चीज़ों का ध्यान रखते हो। जब भी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन करते हो तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बस मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, डिटेल में हम सीए इंटर में पढ़ेंगे हल्का सा। सबसे पहला होता है कंजर्वेटिज्म, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। कंजर्वेटिज्म बोले या प्रूडेंस बोले, मतलब अगर कोई फ्यूचर में नुकसान दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे बच्चे? नुकसान, पॉसिबल लॉस दिख रहा है, आप उस लॉस के लिए आज ही प्रोविजन, आज ही उसके लिए नुकसान बुक करना शुरू करोगे, कुछ ना कुछ इंतजाम करोगे। लेकिन अगर फ्यूचर में फायदा दिख रहा है तो आप उस फायदे को इग्नोर मारोगे जब तक आपको वो फायदा सर्टेनिटी टू रियलाइज नहीं हो जाता। ये बात बोलता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर लॉस को छोड़ेंगे नहीं और फ्यूचर इनकम को देखेंगे नहीं जब तक कमा नहीं लेते। कह रहा जब भी आप कोई भी अपनी पॉलिसी बनाओगे, कोई भी मेथड सेलेक्ट करोगे, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंजर्वेटिज्म के सिद्धांतों पे हो, उसके अगेंस्ट ना हो। ठीक है बाबू। दूसरा आता है बेटा, दूसरी बात कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है बेटा? सब्सटेंस मतलब होता है, अगर मैं कभी भी बोलूं, सब्सटेंस मतलब होता है रियलिटी। सब्सटेंस मान होता है इकोनॉमिक रियलिटी, और फॉर्म मतलब होता है लीगलिटी। मतलब सर सिंपल सी बात है, कई बार आपके सामने आपके अकाउंट्स में दो चीजों में लड़ाई हो जाएगी। एक आपका ओनरशिप बोले तो लीगल कुछ और कहेगा, और आपकी जो रियलिटी है वो कुछ और कहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने सुना है हायर परचेज एग्रीमेंट? बीआरएस अगर मुझसे पढ़ा है, और मैंने इसीलिए बीआरएस पहले पढ़ाया था, तो बीआरएस में हमने हल्की सी हायर परचेज एग्रीमेंट का डिस्कशन किया था। क्या होता है हायर परचेज? मैं नॉर्मल बताता हूँ। मान लो मुझे कार खरीदनी है, मैं कंपनी के पास गया, मारुति कंपनी के पास गया, मैंने कहा भाई साहब कार मिलेगी क्या? कहते हैं बिल्कुल मिलेगी, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा कार मुझे पसंद आई, 20 लाख की कार है, पर मेरी जेब में पड़े सिर्फ 5 लाख।
क्या मुझे मारुति कार दे देगी? नहीं, धक्के मार के बाहर निकाल देगी कि पैसा ही नहीं है। मेरे आंख से आंसू, पर बैंक आए। या हो सकता है मारुति वाले ही मुझे ऑफर करें कि एक काम करो, आप 5 लाख हमें दो, कार की चाबी पकड़ो, पोजीशन आपकी अभी के अभी, कार आपकी अभी के अभी, बाकी 15 लाख एक काम करना, बाकी जो बचा 15 लाख उसे आप धीरे धीरे पे कर देना, जिसे आप ईएमआई बोलते हो। मैंने कहा धीरे धीरे पे कर देना, मान लो 3 सालों में, अगले 3 सालों में आप पे कर देना 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख, मतलब टोटल हो गया मेरे बच्चे 18 लाख। 18 लाख आप रुपए पे कर देना, पर भैया 15 लाख ही तो बचे थे, दैट मीन्स विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट आप पे कर देना। आज मैं कार खरीद रहा हूं 2026 में, कहता है भाई साहब 2027, 2028 और 2029। 2029 में आपकी सारी पेमेंट डन। आप पेमेंट, दैट मीन्स कार मैं आज ही ले लूंगा, कार की पोजीशन मुझे आज ही मिल जाएगी, बढ़िया, लेकिन पेमेंट मैं धीरे 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 करता रहूंगा, धीरे धीरे करता रहूंगा, ठीक है। बट एक कंडीशन है, कार की पोजीशन तो आज मिल जाएगी, पर ओनरशिप, बेटा जो मालिकाना हक है वो मेरे पास नहीं रहेगा, वो मेरी बैंक या जो भी मेरा वेंडर है, बोले तो मारुति वालों के पास रहेगा। मालिकाना हक मेरे पास नहीं आएगा। गाड़ी की चाबी मेरी है, लेकिन गाड़ी के ओनरशिप पे नाम मेरा नहीं है, वो मारुति का ही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं करी। तो कब मेरा मालिकाना हक आएगा? एट द एंड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब मैं 2029 में लास्ट ईएमआई पे कर दूंगा, बैंक वाले या मेरी मारुति वाले मेरा कागजशिप जो ओनरशिप है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? 2 फर्क पड़ेगा कि कल को अगर मैं नहीं पेमेंट दे पाया किसी भी इंस्टॉलमेंट पे, तो मारुति वाले आएंगे, मेरे घर से गाड़ी उठा के रीपोजेस कर लेंगे, वापस ले जाएंगे। दूसरा, मैं इस गाड़ी को किसी और को आगे ओनरशिप या आगे नहीं बेच सकता जब तक मैं पूरी पेमेंट नहीं कर देता। मतलब अल्टीमेट, मैं कार को कंट्रोल तो करता हूं पर ओनर नहीं हूं। मैं इस कार की कंट्रोल पोजीशन तो रखता हूं, बट ओनरशिप मेरे पास नहीं है, ठीक है। दिस इज द ऑल अबाउट हायर परचेज एग्रीमेंट। इसे बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट, कि मैं हायर परचेजर हूं, मैंने गाड़ी खरीदी है बट एक्चुअल में ओनरशिप नहीं है, पोजीशन है। और वो सामने वाली पार्टी है हायर वेंडर, जिसने गाड़ी बेची है पर ओनरशिप नहीं बेची, सिर्फ पोजीशन दी है। ओनरशिप ट्रांसफर होगी, विल बी एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर ये क्यों समझा रहे हो आप? इसमें क्या लेना देना है? बेटा इसी में लेना देना है। अब एक लफड़ा है कि सर मान लो 2026 के ईयर एंड पे मैं गाड़ी लेके घर आ गया, और गाड़ी लेके घर आ गया, गाड़ी यूज कर रहा हूं, बट मेरी बैलेंस शीट में कार आएगी या नहीं आएगी? या कार किसकी बैलेंस शीट में एज एन एसेट आएगी, मेरी या मारुति की? क्या वो कार का ओनरशिप मेरे पास नहीं है, फिर भी क्या कार पे वो मेरी बैलेंस शीट में आएगी? बैलेंस शीट में आएगी या नहीं आएगी? और डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, मैं या मारुति? क्योंकि जो मालिक है वो लगाएगा। तो अगर एज अ लीगली देखा जाए तो मैं मालिक नहीं हूं। मालिक कौन है? मारुति। मालिक मैं कब बनूंगा? 3 साल बाद। पर अकाउंट्स कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। भूल जाओ लीगलिटी को, ये बताओ रियल में कौन मालिकाना हक फ्लो कर रहा है, कौन इस गाड़ी को यूज कर रहा है। वो तो एक एग्रीमेंट है बस कि भैया पेमेंट बाकी है, पर एक्चुअल में तो आपने कार ले ली, एक्चुअल में तो कार आप ही यूज कर रहे हो। आप ही, मैं अपनी बुक्स में इसे एसेट दिखाऊंगा, मैं ही इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते टाइम। अगर कभी भी लड़ाई हो गई, ओनरशिप कुछ और कह रही है, लीगलिटी कुछ और कह रही है, बेटा आप ओनरशिप नहीं रियलिटी पे फॉलो करोगे। मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं। मान लो मैंने किसी को अपना घर बेचा, या मैंने किसी का घर खरीदा। नाउ मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, लैंडेड बिल्डिंग खरीदी, और वो बिल्डिंग की पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गई, बिल्डिंग का मुहूर्त निकल के ओनरशिप चाबी मेरे हाथ में आ गई, पर अभी कोर्ट में रजिस्ट्री मेरे नाम पे होनी बाकी है। अभी रजिस्ट्री होनी बाकी है, ईयर एंड आ गया, तो क्या मैं बिल्डिंग को अपनी बुक्स में दिखाऊं? एज पर द सब्सटेंस ओवर फॉर्म द आंसर इज यस। चाहे लीगली मैं अभी मालिक नहीं बनाऊं, कोर्ट में अभी रजिस्ट्री होनी बाकी है, पर रियलिटी में घर मेरा ही है, तो दैट इज मैं उसे अपनी एसेट दिखाऊंगा, और अगर डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। बहुत बढ़िया। और तीसरा पॉइंट है, खत्म बेटा, मेटेरियलिटी। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों की अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है, वो चीज़ें जो आपके डिसीजन को, आपके यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती हैं, उन्हीं के बारे में अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है। तो जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे तो आप 3 बातों का ध्यान रखोगे बेटा। कंजर्वेटिज्म, दैट मीन्स लॉसेज होने वाले हैं उनकी बातें करेंगे, प्रॉफिट होने वाले हैं फ्यूचर में इग्नोर कर देंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी को
को फॉलो करेंगे अगर कभी लीगलिटी हमारे से अगेंस्ट चली जाती है। तीसरा, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मटेरियल इंफॉर्मेशंस को ही हम पॉलिसीज़ में कंसीडर करेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोविजन ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड कंप्लीट नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू। सीए साहब, आप कल को ऑडिट करने जाओगे, आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट की ऑडिट करने जाओगे, पीएनएल की बैलेंस शीट की ऑडिट करने जाओगे, तो आप चेक करोगे कि सब कुछ ठीक तो है। बट क्या आप 15 दिन के अंदर, ऑडिट के 15 दिन के अंदर पूरे साल की अकाउंटिंग एक एक ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो? नहीं सर, नहीं। तो ट्रू एंड कंप्लीट नहीं कर सकते, एक फेयर व्यू दे सकते हैं, हम एक स्कोप उठा सकते हैं, सैंपल उठा सकते हैं और कुछ चीज़ों को टैग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, कंप्लीट नहीं, फेयर व्यू। आओ ये बातें पढ़ लेते हैं बाबू, ये लो, खत्म। कह रहा है भैया सिलेक्शन करते टाइम हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि सारी अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर ट्रू एंड फॉल्स बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन बनेगा, ट्रू एंड कंप्लीट नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट और पीएनएल का आप जब भी कभी भी लगाओगे, ये लिस्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारे हैं और भी सजेशंस आ सकते हैं, बट आप 3 चीजों का ध्यान रखोगे बेटा। प्रूडेंस, कभी भी पॉसिबल फ्यूचर इनकम को रिकॉर्ड नहीं करोगे, पॉसिबल लॉसेस को छोड़ोगे नहीं। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगलिटी से ज्यादा हम रियलिटी पे ध्यान देंगे, लीगल फॉर्म अगर कुछ और कह रहा है तो हम रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरा बेटा मटेरियलिटी, बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सारे पे। बेटा इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्री को हम वैल्यू कर सकते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर वगैरह, ये सारी हमारी पॉलिसीज हैं। और कॉस्ट को निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, तो उनमें से कोई एक मेथड फॉलो करेंगे, ये हमारी पॉलिसीज है। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे, ये आगे जाके पढ़ोगे, ये आगे जाके पढ़ोगे। और अगर कल को उसमें फ्यूचर में नुकसान दिखता है तो उसके लिए प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। ये सब एग्जांपल है, काम की चीज़ नहीं है, बस मैंने आपको बताया ये बात इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, और दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक पॉइंट और सुनो। अब पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार बन गई, बस लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा सा यूनिट है, खत्म। अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई तो मेरा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि आप, ऐसा नहीं है आप हर बार अपनी पॉलिसीज बनाओगे और हर साल उसे चेंज करोगे, नहीं, आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ये आपका एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि जो भी पॉलिसी बन रही है आप उन्हें एक बार बनाओगे और हर साल से दूसरे साल इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ये लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था। बट सर कभी कुछ एक्सेप्शन है जिनमें हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज अलाउ है, बट बेटा कितने रीजन बताए थे, याद करो 3, वही बात रिपीट लिखी है। कह रहा अगर कोई रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लॉ कहता है मेरे बच्चे कि चेंज करो, रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो आप चेंज कर सकते हो। रिक्वायर्ड बाय एएस है, अगर हमारा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई चेंज करना पड़ेगा तो चेंज कर सकते हो। या हमें लगता है बेटर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन है, बेटर प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर हम चेंज कर देते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं। याद करो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कानून का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कानून में लिखा है कि एसएलएम मेथड यूज़ करना है, हमने पहले और कोई मेथड यूज़ कर रखा था तो हमें चेंज करना पड़ेगा। लीफो पहले अलाउ था, अभी AS2 में अलाउ नहीं है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। या हमारे सीए साहब, हमारा AS, हमारा कॉस्ट अकाउंट, कोई भी प्रोफेशनल हमें कह रहा है कि भैया आपको ये मेथड चेंज करना चाहिए, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी है बच्चे, पढ़ के देखो। कह रहा है अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट यही सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। क्या क्या, अगर आपका कोई लॉ कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, कोई लॉ कह रहा है, या आपको बेटर प्रेजेंटेशन लगता है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट लगता है, तो भैया आपको लगता है नया मेथड ज़्यादा अच्छा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें ये भी मैंने बात समझाई थी बेटा, याद करो हमारा एक पॉलिसीज हमने बनाई है कि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे, हमने लोअर पे वैल्यू करेंगे। अब एक साल 2025 में हमारी कॉस्ट कम थी तो मैंने कॉस्ट पे वैल्यू कर लिया, 2026 में मेरी मार्केट वैल्यू कम थी, मैंने मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर दिया। तो क्या इसे चेंज मानेंगे, क्या इसे चेंज मानेंगे कि 2025 में कॉस्ट था, 2026 में मार्केट वैल्यू? नहीं, ये इनकंसिस्टेंट है, ये ऐसा नहीं, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी तो सेम है ना, पॉलिसी तो आज भी सेम है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो उसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है बाबा, रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। अब फीफो से अलग आंसर आएगा, लीफो से अलग आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर मैं बोलूं फीफो से हर साल सेम आएगा, क्या नहीं, अलग आएगा।
ठीक है। हाँ, मेथड चेंज कर दूं फीफो से लीफो तो चेंज है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने मेथड सेम लगाया है बस उसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है हर साल, तो वो चेंज नहीं माना जाएगा। वही लाइन लिखी है कि कुछ केसेस में रिपीट है, अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऐसा लगता है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, देर इज नो इनकंसिस्टेंटी, ऐसा लगता है कि वो इनकंसिस्टेंट है पर नहीं होता। क्यों? जैसे कि अगर आप वैल्यूएशन करोगे इन्वेंट्री का तो प्रिंसिपल लगता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब लोअर से होने से रिजल्ट क्या आता है? जो रिजल्ट आता है वो एक साल तो हमारा क्या आ जाता है बेटा? कॉस्ट, और अगले ही साल हमारा क्या आता है? मार्केट वैल्यू। तो एक साल कॉस्ट, एक साल मार्केट वैल्यू। तो क्या ये चेंज आ गया? नहीं, देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है बेटा, ये सिर्फ हमारी एक पॉलिसी को रूल लगाने का तरीका है। खत्म। एक बात याद रखना, थैंक यू से पहले एक बात याद रखना बेटा, दोबारा सुन लो, ये भी लास्ट क्लास में बताया था। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट है ट्रू एंड फॉल्स के लिए, आराम सुनना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जल्दी देखो। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं सर? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है सर? सेट है जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाए हैं और मेथड इनको अप्लाई करने में, तो उन सब के सेट्स को हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोल लेते हैं। इनका मेन ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, इनको लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नजर आए। बहुत बढ़िया सर। इनको सिलेक्ट करते टाइम हमें किन किन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा सिलेक्ट करते टाइम? पहला, प्रूडेंस, हमें प्रूडेंस की बातें में ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बहुत बढ़िया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा, मटेरियलिटी, बेकार की चीज़ों की पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 बातों का आपको सिलेक्शन करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो बेटा। 3 है, एएस कह रहा है तो चेंज कर सकते हो, लॉ कह रहा है तो चेंज कर सकते हो, बेटर प्रेजेंटेशन है तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेटर लगता है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट याद रखना, अगर आपने चेंज नहीं किया, अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंटली दैट इज नो चेंज, अगर आपने कोई चेंज नहीं किया, जो पिछले साल था वही चेंज, तो आपको कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देना है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है बाबू मेरे बच्चे, आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, तो आपको इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तू कहता है कि नहीं हमने नॉट कंसिस्टेंट, हमने चेंज करा है, नॉट कंसिस्टेंट हमने इसे चेंज करा है, अगर हमने चेंज किया है तो बेटा इसके लिए आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इफ अगर उसका कोई मटेरियल इंपैक्ट है, अगर कोई उसका मटेरियल इंपैक्ट है, मटेरियल इंपैक्ट मतलब आपके प्रॉफिट लॉस में कोई चेंज आ रहा है, प्रॉफिट लॉस या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसे मटेरियल इंपैक्ट माना जाएगा और वो हम बताना पड़ेगा। अब इसमें एक और पॉइंट है बेटा, याद रखना, एक और छोटा सा पॉइंट है, मटेरियल इंपैक्ट में भी यहाँ पे पॉइंट है, AS1 है, मैं एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनना, हो सकता है आपसे ट्रू एंड फॉल्स या आपसे क्वेश्चन बन जाए। मटेरियल इंपैक्ट अगर आप उसका अमाउंट निकाल सकते हो, अमाउंट असरटेन कर सकते हो, अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना चेंज आ रहा है, अमाउंट असरटेनेबल है, निकाल सकते हो, तो आप अमाउंट डिस्क्लोज करोगे, तो आप अमाउंट डिस्क्लोज करोगे कि भाई प्रॉफिट इतने से बढ़ रहा है या इतने से घट रहा है। और अगर आप अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हो, अमाउंट असरटेनेबल नहीं है, नॉट असरटेनेबल, आप नहीं निकाल सकते हो, इस साल नहीं चेंज हो रहा है पर अगले साल से चेंज होगा, तो अभी अमाउंट नहीं पता पर फ्यूचर में आएगा, तो बेटा आपको फैक्ट बताना पड़ेगा, फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई ये चेंज हो रहा है, बस इसका अमाउंट नहीं पता क्योंकि हम इस रीजन से नहीं निकाल पा रहे। खत्म हो गया हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिया, एक बार में समराइज भी कर दिया। डन है भाई, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले, डन बच्चे डन, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता तुझे कोई दिक्कत होगी। ये पूरा मैंने यहाँ पे डन कर दिया, इसमें ख़त्म है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज वाला, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। चेंज क्यों कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं करना, करेंगे तो भैया डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर में अगर अमाउंट निकाल सकते हो तो अमाउंट बताना पड़ेगा, अमाउंट नहीं निकाल सकते हो तो फैक्ट बताना पड़ेगा कि भैया क्यों नहीं बता रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खत्म हो गया ये, आगे हम अगला यूनिट उठाएंगे। मजा आ रहा है मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो और फिर साथ हो। थैंक यू सो मच, शेयर करो अपने सारे दोस्तों को कि भाई पढ़ाई शुरू करो, मई वाले बच्चों जग जाओ, सितंबर वाले बच्चों जग जाओ, जान लगा दो बढ़िया से, ठीक है चलो।